हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन बात करेंगे एक और मूलभूत अवधारणा, समानता। इससे पहले के वीडियो में अपन ने चर्चा की थी स्वतंत्रता की, और आज बात करेंगे समानता। हालांकि दोनों ही अवधारणाएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और यूं मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है, उसी प्रकार से और उसी मात्रा में समानता भी उतनी ही आवश्यक है। समानता शब्द की उत्पत्ति जो है, सबसे पहले हम फ्रांस की राज्य क्रांति से मानते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसमें सबसे पहले एक नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। यहीं से समानता की अवधारणा का जन्म होता है। इस क्रांति के माध्यम से राज्य में जो असमानता व्याप्त थी, राज्य में जो वर्ग बने हुए थे, एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और एक शोषित वर्ग था। शोषित वर्ग ने आवाज उठाई और समानता के सिद्धांत की पहल की। यूं कहें कि यहीं से समानता की नींव पड़ी। तब से ये विचार हमेशा से अग्रणी रहा है सभी राज्यों के द्वारा अपने कानूनों के माध्यम से। और जब से संवैधानिक अवधारणा का जन्म हुआ है, लिखित संविधान बनने लगे हैं, तब से संविधान में ही स्वतंत्रता, समानता जैसी चीजों को स्थान दिया जाता है। हम अगर अमेरिका के संविधान की बात करें, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान था, उसमें भी समानता को स्थान दिया गया। न केवल समानता बल्कि स्वतंत्रता। और अगर अपन भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है, उसमें सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार ही दिया गया है। और समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि आज के सभ्य राज्य अपने नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार प्रदान करते हैं, उनमें स्वतंत्रता का और समानता का यह अधिकार मौलिक है और प्रारंभिक है। सबसे पहले इन्हीं अधिकारों को संविधान में, कानून में स्थान दिया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समानता और स्वतंत्रता, इन दोनों का उपयोग कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। वास्तव में देखा जाए तो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो परिस्थितियां राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, उन्हीं परिस्थितियों को हम अधिकार कहते हैं। और अधिकारों की शुरुआत स्वतंत्रता और समानता के साथ होती है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और जब तक राज्य के द्वारा कानूनन समानता की स्थापना नहीं की जाती, तब तक व्यक्ति के बीच में भेद भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है एक राज्य से कि वो अपने नागरिकों को वो समस्त चीजें उपलब्ध करवाए जिनके बिना नागरिक अपना विकास नहीं कर सकते। और इसकी पहल स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाओं से ही होती है। आज अपन इसी समानता की बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। समानता। समानता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। इसका मतलब ये निकलता है कि समानता जैसी अवधारणा के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। ये जो लोकतंत्र नामक भवन है, वो कुछ पिल्लर पर, या यूं कहें कि उसकी जो मजबूत नींव है, वो स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार जैसी चीजें, ये इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए यह आवश्यक शर्त है। समानता के सिद्धांत की उत्पत्ति विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई। अत्यंत प्राचीन काल से धारणा चली आई है कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान उत्पन्न किया। समानता की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मानकर चला जाता है। आम धारणा यही है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया। हालांकि ये बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही धारणा स्वीकार करते हैं कि प्रकृति ने व्यक्ति में भेद नहीं किया है। जब प्रकृति ने भेद नहीं किया, प्रकृति ने सबको समान बनाया, तो राज्य को भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और इसके जो प्रतिक्रिया है वो विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध हुई। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि फ्रांस की राज्य क्रांति का मूल आधार यही था, समानता की स्थापना। क्यों? क्योंकि वहां पर एक वर्ग था जिसको विशेष अधिकार प्राप्त थे, और एक वर्ग था जिसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसीलिए समानता के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई।
तो इसका कारण ये कि अगर कहीं पर किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होगा तब निश्चित रूप से समानता के लिए आवाज उठाई जाएगी, बिना इसके समानता संभव नहीं। वैसे तो इस सिद्धांत के उद्भव एवं विकास में अनेक बातों का योगदान रहा है, किंतु आधुनिक काल में इसका सबसे जोरदार प्रतिपादन फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 के समय किया गया। यानी कि इसकी शुरुआत देखा जाए आधुनिक समय में कि हम ये कहें कि समानता की स्थापना, समानता की शुरुआत या समानता कब से प्रारंभ होती है, उसके लिए कब से आवाज उठाएगी, तो इसका एक ही जवाब होगा कि सन 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति, जहां पर एक शोषित वर्ग ने समानता के अधिकार के लिए आवाज उठाई और क्रांति का सहारा लिया। तो इसकी शुरुआत वास्तव में फ्रांस की राज्य क्रांति से होती है। कुछ लोग समानता का एक गलत अर्थ लगाते हैं, वे कहते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, उनमें शारीरिक व बौद्धिक समानता रहती है, अतः समाज और राज्य की ओर से इनके बीच, सबके बीच पूर्ण समानता स्थापित की जानी चाहिए, सबकी आमदनी बिल्कुल बराबर रखी जानी चाहिए। ये कुछ लोगों की धारणा है कि जब प्रकृति ने सब मनुष्य को समान पैदा किया है हर चीज में, तो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार से व्यक्ति के बीच में भेद नहीं किया जाना चाहिए। समाज और राज्य जो है वो हर परिस्थिति में और हर तरीके से समानता स्थापित करे। वो ये भी कहते हैं कि सबकी आमदनी बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। यानी कि वो उनका ये यहाँ तक तर्क है कि जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक अध्यापक है या एक मजदूर है, उन सब की आय जो है वो बराबर बराबर होनी चाहिए ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके। वो ये बात मानकर चलते हैं। किंतु समानता की ये अवधारणा मिथ्या है। यदि इस विषय पर गंभीरता से मनन किया जाए तो ज्ञात होगा कि असमानता प्रकृति से ही है। मनुष्य शारीरिक दृष्टि से असमान होते हैं, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ दुर्बल, कुछ स्वस्थ, कुछ गोरे, कुछ काले आदि होते हैं। तो ये बात तो सच है। जैसे अभी मैंने कहा, हालांकि ये एक प्रचलित बात है कि समानता प्रकृति के द्वारा ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ने ही असमानता बरती है, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया जाए सभी मनुष्य समान नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं, कुछ शक्तिशाली होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो विकलांग होते हैं, कुछ परिपूर्ण होते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने जब मनुष्यों के बीच में समानता की स्थापना नहीं की तो व्यक्ति कैसे समान हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मंदबुद्धि है, एक व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि है। यदि इन दोनों को समान परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाएगी तब तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा जो कुशाग्र बुद्धि है, और वो व्यक्ति पीछे रह जाएगा जो मंदबुद्धि है, क्योंकि प्रकृति ने ही उनके बीच में भेद किया है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा समानता स्थापित नहीं की गई। इसलिए राज्य कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे व्यक्तियों के बीच में समानता की स्थापना हो सके। समानता के रूप, समानता के बारे में दो धारणाएं हैं, एक नकारात्मक समानता और एक सकारात्मक समानता। इसका अर्थ है विशेषाधिकारों का अंत। समाज के किसी विशेष वर्ग को जन्म, वंश, धर्म, संपत्ति आदि के आधार पर किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान न करना नकारात्मक समानता है। यानी कि नकारात्मक समानता क्या कहते हैं कि किसी भी वर्ग को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए। जैसे भी मैंने कहा कि अगर सबको समान अधिकार प्राप्त होगा तो केवल वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो प्रकृति के अनुसार, जिसने प्रकृति ने योग्य बनाया है, कुशाग्र बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, और जो कमजोर है, जो अस्वस्थ है, जो कुपोषित है, जो गरीब है या जो मंदबुद्धि है, वो तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए नकारात्मक समानता क्या कहती है कि सभी प्रकार के विशेष अधिकार का अंत होना चाहिए, किसी को विशेष अधिकार ना मिले, सब अधिकार के मामले में समान रहे। ये नकारात्मक समानता है। राज्य को चाहिए कि वो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को अपनी उन्नति विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए। तो नकारात्मक समानता क्या कहती है कि राज्य और समाज किसी में भेद नहीं करे, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान परिस्थितियां मिलनी चाहिए, सबको समान साधन मिलने चाहिए, राज्य भेदभाव न करे। यह धारणा नकारात्मक समानता कहलाती है। दूसरी है सकारात्मक समानता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए पर्याप्त या समान अवसर प्रदान किए जाए। राज्य द्वारा कोई ऐसी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए जिससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार की रुकावट आए। यानी कि सकारात्मक समानता ये कहते हैं
कि राज्य सबको समान अवसर उपलब्ध करवाए, अवसर, सबको समान मौका दे और राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या रुकावट उत्पन्न ना करे और सबको समान अवसर दे और उसके हिसाब से जो जितना योग्य होगा वो उतना ही आगे बढ़ सकेगा। यदि सभी को समान अवसर नहीं मिले तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि अपनी योग्यता और प्रतिभा का अधिकाधिक विकास कर सके। ये राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान साधन उपलब्ध करवाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता का और अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर आगे बढ़ सके, विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार उस असमानता का अंत हो जाएगा जिसका मूल सामाजिक विषमता, यानी कि सामाजिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना, ऊंच नीच की भावना का समाप्त होना और राज्य के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाना ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यह है सामाजिक सकारात्मक समानता। आगे बढ़ते हैं। समानता के प्रकार। पहला है नागरिक समानता, इसे कानूनी समानता भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है या यूं कहिए कि इसके जो समर्थक विद्वान है उसमें है डायसी, रूसो और जेयर्स लुकास। इसे तात्पर्य सभी को नागरिकता के अवसर प्राप्त होने से है। यदि सभी नागरिकों को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो तो हम इसे नागरिक समानता कहेंगे। यानी कि राज्य के नागरिकों को नागरिक अधिकार प्रदान करना। देखिए, एक समय में एक राज्य में एक से अधिक राज्य के नागरिक हो सकते हैं। जैसे बात भारत की करें तो एक समय में भारत के अलावा दूसरे देश के नागरिक भी हो सकते हैं और दूसरे देश के नागरिक चूंकि उस देश में किसी कारण से आए हुए, मान लीजिए वो घूमने के लिए आए हुए, मान लीजिए वो व्यापार करने के लिए आए हुए, मान लीजिए वो पढ़ने के लिए आए हुए, तो उनके भी कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों की रक्षा करना उस राज्य का दायित्व है। लेकिन जो नागरिक अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, ये केवल और केवल उसी देश के नागरिक को मिलते हैं जिस देश का वो है। दूसरे देश के नागरिकों को कुछ सामाजिक जो अधिकार है वो तो प्राप्त होते हैं लेकिन नागरिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो नागरिकता के सभी अवसर सभी नागरिकों को प्रदान करे, सभी स्वतंत्रताएं प्रदान करे ताकि नागरिक में कोई भेद ना रहे, यानी कि सभी प्रकार के अवसर नागरिकों को प्रदान करना। इस अवस्था में व्यक्ति के मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए तथा सभी को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कानून की दृष्टि से यदि धन, पद, वर्ग अथवा धर्म के आधार भेद होने लगे तो उसे नागरिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि राज्य ये प्रयास करे कि नागरिक होने के नाते सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्राप्त हो, कानून का समान संरक्षण, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कानून लागू हो और किसी भी दृष्टि से, चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो लिंग हो या और कोई, किसी भी व्यक्ति में भेदभाव ना हो। अगर नागरिक के बीच में भेदभाव होगा तो वो नागरिक असमानता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए किसी भी आधार पर नागरिकों में भेदभाव न होना और सभी अवसर समान रूप से सभी को प्राप्त होना नागरिक समानता कहलाती है। दूसरा है राजनीतिक समानता। इसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को शासन के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर उपलब्ध हो। एक बात याद रखिएगा, राजनीतिक समानता या राजनीतिक स्वतंत्रता केवल और केवल उस राज्य के नागरिक को ही प्राप्त होती है। जैसे राजनीतिक समानता में ये कुछ बातें शामिल है, जैसे कि वोट देने का अधिकार, किसी पद के लिए प्रत्याशी या उम्मीदवार बनने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की स्वस्थ आलोचना या प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। ये जो चीज़ें हैं ये केवल और केवल उसी देश के नागरिक को प्राप्त होती है, दूसरे देश के नागरिकों नहीं। बाकी अन्य सामान्य अधिकार तो दूसरे देश के नागरिक को भी प्राप्त होता है लेकिन राजनीतिक अधिकार कभी प्राप्त नहीं होते। इसलिए राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समस्त राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए बिना किसी भेदभाव के आधार पर। जैसे वोट देना, पद के लिए प्रत्याशी होना, सरकारी पद प्राप्त करना आदि ऐसे राजनीतिक अधिकार है जिनके मिलने के अवसर की समानता ही राजनीतिक समानता कही जाती है। यानी कि ये जो चीज़ मैंने बताई है आपको कि वोट देने का अधिकार,
किसी पद के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार, प्रत्याशी होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, ये जो चीज़ें हैं वो समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के आधार पर मिलनी चाहिए। अगर सभी को बिना किसी भेदभाव के आधार पर मिलती है तो इसका मतलब है कि नागरिकों को राजनीतिक समानता प्राप्त है और वो राजनीतिक समानता का उपभोग करते हैं। प्राकृतिक समानता है, इसके जो समर्थक हैं वो है पोलिबियस, सिसरो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स आदि। यह सिद्ध करना बड़ा कठिन है कि प्रकृति ने प्रतिभा, उद्यम और सामर्थ्य में सभी मनुष्यों को पूर्ण रूप से समान बनाया। वास्तव में हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है। वास्तव में देखा जाए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि प्राकृतिक असमानता देखने को मिलती है, यानी कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया है, सब में किसी न किसी रूप में अंतर अवश्य किया, इसलिए प्राकृतिक समानता जो है वो संभव नहीं है। प्राकृतिक समानता के विचार को अधिक से अधिक हम इस रूप में रख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान समझा जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अन्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साधन के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हम केवल इतना मानकर चलते हैं कि मनुष्य चूंकि स्वतंत्रता प्रिय है, प्रकृति से ही मनुष्य का आचार व्यवहार इसी रूप में कि वो स्वतंत्रता पसंद करता है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक समानता का तात्पर्य केवल इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए। जो भी मनुष्य उस राज्य में निवास करते हैं वो सारे के सारे मनुष्य समान हैं, चाहे वो कद के हिसाब से, रंग के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, राज्य की दृष्टि में सभी समान है। इसलिए प्राकृतिक समानता को हम इतना मानते हैं कि प्रकृति के अनुसार तो समानता संभव नहीं है, लेकिन राज्य सभी व्यक्तियों को समान समझे। अगला है सामाजिक समानता। इससे अभिप्राय है कि सामाजिक दृष्टि से सब व्यक्ति समान होने चाहिए। समाज में वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो। भारत में जाति व्यवस्था ऊंच नीच के आधार पर खड़ी जो सामाजिक समानता के विरोध में। सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में सब व्यक्ति समान है, कोई जाति के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं हो, कोई धर्म के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं हो, कोई वंश के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं हो, कोई संप्रदाय के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं हो, कोई लिंग के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं हो। अगर सब समान है तो ये सामाजिक समानता है। लेकिन मैंने एक बात लिखी है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो भेदभाव के ऊपर आधारित है। एक तरफ स्वर्ण है, एक तरफ दलित है। ये जो धारणा है ये समाज में एक दूरी, एक विमर्श, एक भेदभाव और एक वर्ग विशेष प्रदान करती है। इसलिए भारत में जो सामाजिक समानता है वो स्थापित नहीं है। हम यूं भी कह सकते हैं कि भारत की जो तक ये जाति व्यवस्था रहेगी तब तक भारत में सामाजिक समानता स्थापित होना संभव भी नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव करती है, जबकि समानता का शाब्दिक अर्थ यही है कि व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव का न होना किसी भी आधार पर। यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए सामाजिक समानता संभव नहीं है। आर्थिक समानता यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अन्य प्रकार की समानताओं का आधार है। इसके अभाव में राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक समानता अर्थहीन रहती है। मार्क्स कहता है कि जब तक आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो सकती तब तक बाकी किसी समानता की स्थापना नहीं हो सकती। इसका मतलब सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आर्थिक समानता। यदि आर्थिक समानता की स्थापना हो जाती है तो यूं मानकर चलिए बाकी समस्त प्रकार की समानताओं की स्थापना हो जाएगी। ये सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है, इसके बिना बाकी अन्य समानताओं का कोई अर्थ नहीं। आर्थिक समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न हो तब तक किसी को गुलछर्रे उड़ाने न दिया जाए। यानी कि आर्थिक समानता का शाब्दिक अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की 3 मौलिक आवश्यकताएं मानी जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 आवश्यकताएं, ये तीनों आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की पूर्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो बिना किसी भेदभाव के आधार पर, तो हम ये कहेंगे कि आर्थिक समानता स्थापित है। राज्य के द्वारा जो कम मूल्य में अनाज दिया जाता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में जो आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं वो इसी आर्थिक समानता की पूर्ति के लिए है। यानी कि हम यूँ कहें कि राज्य कोशिश करता है कि अपने नागरिकों को
आर्थिक रूप से समस्त प्रकार के साधन उपलब्ध करवाए ताकि आर्थिक समानता की स्थापना हो सके। इसलिए आर्थिक समानता के बिना बाकी समानताएं अर्थहीन मानी जाती है। और जब तक आर्थिक आवश्यकताएं यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न हो तब तक किसी को गुलछर्रे उड़ाने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। सब मनुष्य के पास आवश्यकता अनुसार यथेष्ट संपत्ति हो और कोई संपत्ति के स्वामित्व की दृष्टि ऐसी स्थिति में न हो कि दूसरे का शोषण कर सके। यानी सबको आवश्यकता के अनुसार साधन मिलने चाहिए। जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूरी होनी चाहिए। जितनी आवश्यकताएं उसके परिवार के लिए है संपत्ति की, वो उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए इसके बिना बाकी समस्त चीजें अधूरी मानी जाती हैं। अब एक बात और है कि स्वतंत्रता और समानता में संबंध क्या है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी राज्य जो है अपने नागरिकों को सर्वप्रथम जो दो अधिकार देता है उसमें स्वतंत्रता और समानता है। हमने भारत के संविधान की भी बात की कि भारत में जो सबसे पहला मौलिक अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 14 से 18 तक वो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब ये दोनों साथ चलते हैं। विश्व के किसी भी देश को उठाकर देखिए, विश्व के किसी भी देश के संविधान को उठाकर देखिए, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनमें सर्वप्रमुख है स्वतंत्रता और समानता। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंध क्या है। क्या ये एक दूसरे के विरोधी है या एक दूसरे के पूरक है। ये दो अवधारणाएं हैं। एक धड़ा ये मानकर चलता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है और एक धड़ा ये मानकर चलता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है। हम दोनों का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। पहले बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। इसके जो समर्थक विद्वान हैं वह लॉर्ड एक्टन, डी टोकविले, क्रोचे, फ्रीडमैन, मिचेल्स, पेरेटो और मैकाइवर। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे की विरोधी है। प्राकृतिक रूप से व्यक्तियों में असमानता पाई जाती है। कुछ शक्तिशाली होते हैं, कुछ दुर्बल, कुछ कुशाग्र बुद्धि होते हैं तो कुछ मंदबुद्धि। अपनी प्राकृतिक असमानता को लिए हुए ये अपना विकास करने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है कि अपनी अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है और कोई धनी हो जाता है तो कोई निर्धन। देखिए ये जो विचारक हैं जिनमें लॉर्ड एक्टन, डी टोकविले, क्रोचे, फ्रीडमैन, मिचेल्स, पेरेटो और मैकाइवर है, ये कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया है। यानी कि मनुष्यों के साथ असमानता कहाँ से आई है, प्रकृति से आई है। कैसे आई है, उसके लिए तर्क देते हैं कि प्राकृतिक रूप से कुछ व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं यानी कि बलिष्ठ होते हैं, कुछ दुर्बल यानी कि कमजोर होते हैं, कुछ कुशाग्र बुद्धि यानी कि बुद्धिमान होते हैं, कुछ मंदबुद्धि यानी कि जिनमें बुद्धि का अभाव होता है, और कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से समानता नहीं है। तो प्रकृति से समानता नहीं है। मान लीजिए हमने तो उनको समान अवसर दे दिया तो होगा क्या कि इस अवसर का फायदा उठाकर वो लोग ही आगे बढ़ पाएंगे जो शक्तिशाली है या जो कुशाग्र बुद्धि, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। और इस प्रकार का परिणाम क्या होगा कि प्रकृति ने जो असमानता बरती है इसकी वजह से स्वतंत्रता का उपयोग करके कोई व्यक्ति आगे चला जाता है, कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है, कोई व्यक्ति धनी हो जाता है, कोई व्यक्ति निर्धन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है, क्योंकि स्वतंत्रता का उपयोग करके व्यक्ति जो कार्य करेगा या व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के जो प्रयास करेगा उससे समानता की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे और रहेंगे क्यों, स्वतंत्रता का प्रयोग करके। इसलिए ये विद्वान ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, क्योंकि ये दोनों साथ रही तो केवल सबल लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार समाज में असमानता व्यापक रूप से फैली हुई है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी योग्यता अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो असमानता उत्पन्न हो जाएगी। अतः समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी। ये मानकर चलते हैं कि अगर सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो इसका परिणाम ये होगा कि असमानता की स्थापना हो जाएगी। मैंने अभी जैसे कहा कि केवल योग्य लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, जो प्रकृति से ऐसे हैं जिनके साथ प्रकृति ने अन्याय किया है वो पीछे रह जाएंगे। वो जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है वो पीछे रह जाएंगे और अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए
स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। दूसरी धारणा है वो ये मानकर चलती है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है। इसको मानने वाले विचारक हैं रूसो, टोनी, हेरिंगटन, मेटलेन, गॉडविन, बार्कर, लास्की आदि। ये विद्वान ये मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे की पूरक है और एक दूसरे के बिना दोनों संभव नहीं, दोनों साथ होनी चाहिए। अगर हम एक किसी को स्वतंत्रता उपलब्ध करवा दे, समानता नहीं, और केवल समानता उपलब्ध करवा दे या स्वतंत्रता नहीं, तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों ही आवश्यक है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता व समानता दोनों का एक ही लक्ष्य है और वह है मानव के व्यक्तित्व का विकास करना। सिर्फ स्वतंत्रता अथवा मात्र समानता मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि दोनों का ही प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ये विचार की मानकर चलते हैं कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों ही आवश्यक है। स्वतंत्रता के बिना या समानता के बिना वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। व्यक्ति को जब समान अवसर उपलब्ध होंगे और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए उसके पास स्वतंत्रता ही होगी, तभी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। यानी जो दोनों अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, और इसके लिए दोनों की आवश्यकता होती है। केवल स्वतंत्रता से वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और केवल समानता से ही वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, बल्कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों ही चीज़ों का होना आवश्यक है। वस्तुतः स्वतंत्रता का स्थायित्व समानता पर निर्भर करता है, परंतु फिर भी स्वतंत्रता समानता से उच्च है। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता पहली शर्त है, जबकि समानता स्वतंत्रता की आवश्यकता की पूर्ति के साधन है। यानी कि दोनों आवश्यक है, लेकिन पहली जरूरत स्वतंत्रता है और दूसरी जरूरत समानता है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और बिना समानता स्थापित हुए समाज में और राज्य में समानता की स्थापना भी नहीं हो सकती। इसलिए अगर अपन ये कहें कि दोनों ही आवश्यक है, दोनों की बिना कुछ भी संभव नहीं है। स्वतंत्रताओं की जो समानता है स्वतंत्रताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। तो ये है समानता, और स्वतंत्रता और समानता में दोनों में संबंध यही है कि दोनों एक दूसरे की पूरक है, दोनों का अस्तित्व ही व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ये पूर्ण होती है समानता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।